सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस कॉमिक बुक नरेशन में। लास्ट हम लोगों ने डे 3 कंप्लीट किया था और आई गेस 1.5 इशू पड़े थे। सो आज सबसे पहले रिकैप होगा एंड कोशिश करेंगे कि कल का जो आधा इशू था उसको कंप्लीट करें एंड अगले इशू को भी कंप्लीट कर पाए। सो ऑल ओवर टू दिव्यांशु। तो पिछले हमने इशू में देखा, यानी कि जिस इशू का नाम था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमने सबसे पहले ये देखा कि किस तरीके से प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की डेथ के बाद उन्होंने जो अपने पास रखा हुआ इन्फिनिटी जेम था वो प्रोफेसर हैंक मकॉय यानी कि बीस्ट को ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद अवेंजर्स ने साथ में मिलके, यानी कि इल्यूमिनाटी की टीम ने, जिसमें अवेंजर्स के कई मेंबर्स भी हैं, उन्होंने साथ में मिलके एक इनकर्जन डिटेक्शन का सिस्टम बनाया था, जिन्होंने जिसे उन्होंने अपने एक सभी मेंबर्स के हाथ में इंस्टॉल कर दिया ताकि उन्हें सही समय आने पे इनकर्जन्स के बारे में पता लग जाए। जिसके बाद हम ब्लैक स्वॉन और रीड रिचर्ड्स की बात से ये सुनते हैं और ये पता लगाते हैं कि इन्फिनिटी जेम्स का जो यूसेज था वो उतना कामयाब नहीं हो सकता है जितना रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम सोच रही है। जिसके बाद हम सबसे पहला इनकर्जन देखते हैं। वो इनकर्जन टेक प्लेस करता है गिलगिट बल्तिस्तान यानी कि पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे हम कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथ में लेते हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से देखते हैं, और वहां पे कैप्टन अमेरिका उन स्टोन्स की पावर को यूज करके जो अर्थ इनकर्जन के दौरान टकराने वाली थी उसको पुश बैक करने लगते हैं। लेकिन सडनली एक वहां पे रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सारे ही जेम्स सिवाय टाइम जेम के वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टाइम जेम गायब हो जाता है। जिसके बाद अवेंजर्स अपनी होप खो चुके होते हैं और कैप्टन अमेरिका उन सभी को सावधान करते हैं कि उन्हें यहाँ पे किसी भी तरीके के ऐसे मेजर्स नहीं लेने हैं जो कि किसी भी तरह की डेथ या फिर ब्लडशेड का कॉज बने। और वो उन्हें बताते हैं कि अभी भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स उनसे असहमत होकर वहां पे उन्हें टोकते हैं, और सभी से हमें ये पता चलता है कि जितने भी मेंबर थे वो सभी कैप्टन अमेरिका की बातों से असहमत थे। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने सिवाय कैप्टन अमेरिका के प्लान किया था कि कैप्टन के दिमाग से ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारा जो भी इनकर्जन का नॉलेज था वो मिटा दिया जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका के ऊपर स्पेल यूज करके उनके दिमाग से जितना भी नॉलेज था पुराना उसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कोबे यानी कि जापान, जहाँ पे पिछला जो एक्स नाहिलो ने मार्स से बॉम्ब्स को छोड़ा था उसके बाद जो सबसे पहला कंटेनमेंट डिवाइस गिरा था, यानी कि टेस्टलाइजेशन डिवाइस यहाँ पे जो गिरा था उसके नीचे हमें उसके इफेक्ट दिखते हैं। इस इफेक्ट में हमें ये पता चलता है कि जिस एरिया पे वो डिवाइस गिरा था उस एरिया के अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस काफी सारे हो गए थे, बट कोई भी एक तरीके की एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही थी। और हमें ये पता चलता है कि अलग अलग देश की सरकारें उन डिवाइसेस के साथ और उस कंटेमिनेटेड एरिया के साथ अलग अलग तरीके से मूव कर रही है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे 5 बॉम्ब्स धरती के ऊपर गिरे थे, जिसमें से एक जो था वो शैडो की तरह रह चुका था, और जिसका पता लगाते हुए हाइपीरियन ये पता लगाता है कि वो जो लास्ट बॉम्ब था वो सैवेज लैंड के ऊपर गिरा था। इसके बाद हमें पता चलता है हाइपीरियन की ओरिजिन स्टोरी, कि किस तरीके से एक डाइंग अर्थ में, जिस अर्थ में सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, वहां पे हाइपीरियन आके गिरता है। हाइपीरियन एक दूसरे प्लेनेट से उस अर्थ पे आता है, जिसको वहां पे फादर अडॉप्ट करते हैं। फादर उसे ये सिखाते हैं कि इंडिविजुअलिटी के मुकाबले वो सोसाइटल चेंजेस को आसानी से ला सकता है अगर वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप क्रिएट करे और उस पर एक्ट करे। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से हाइपीरियन के अंदर ही 2 हाइपीरियन एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कि हमेशा ट्रुथ, जस्टिस और इन्हीं सारी क्वालिटीज का एक सिंबल की तरह खड़ा रहता है, और दूसरा हाइपीरियन जो कि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अवेंजर्स की बाकी टीम सैवेज लैंड पे लैंड करती है, और उसके बाद वहां हमें ये पता चलता है कि वहां के अंदर के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो एक ककून के अंदर बच चुके होते हैं। उन ककून्स के अंदर ही से उनकी हार्ट बीट महसूस की जाती है, जिस वजह से उस इकोलॉजिकल एरिया के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं दिखाई देती है। जहां पे ये सभी बातचीत के दौरान हाइपीरियन
6 मील दूर कुछ लोगों को डिटेक्ट करता है। हमें वो लोग दिखाए जाते हैं। वो लोग एक ककून के ऊपर एक्सपेरिमेंट रन करते हैं और उससे वायरस के सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ मिला के अपने ही साथ मौजूद एक आदमी जो उनका इंटर्न की तरह काम करता है उस पर इंजेक्ट कर देते हैं। और कुछ देर बाद एक रिएक्शन होने की वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि हाइपीरियन और कैप्टन मार्वल वहां पे आ चुके हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि असल में वो लोग एम यानी कि एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स के लोग थे। अब इसके आगे हाँ, एक सेकंड। वेट। मेरी आवाज सही है, क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, क्लियर क्लियर। Everything turned red the day Hyperion's world died. A second Earth hung low in the sky. Together, the children had made a new world, and together they would die trying to prevent its destruction. By the time the worlds were about to touch, he was all that remained of them. Hyperion held them apart until the worlds broke, the cascading energy collapsing the two entire universes. And everything died. Everything except him. He floated in nothingness, lost and sick with loss. Until he was found and pulled into another universe. This one. So, gentlemen, would you like to explain what you are doing here? We are here from our consulate in Chile, exploratory work, standard stuff, research. And not for nothing, even if we are not allowed to be here, or if we were doing anything illegal, there's nothing you can do about it. Is that so? It is. AIM Island is now a UN recognized nation state. We have diplomatic immunity. Not from a god, you don't. Now there's no need for this to escalate to violence. Besides, frankly, I don't think that there's anything here worth. Ah! It's spreading. It's spreading and fast. Regrowing as well. I think we have to hit the body. Burn it? Not with what I have. Thermite isn't doing a thing. We need something stronger. Stand back. Well done. I'll burn off any remnants.
You want to explain what just happened? We extracted the base sequencing from the alien matter and introduced it into a host. Why would you do something like that? We were curious. We are going to need a full containment team here as well. I'll put a call into Cap and Tony. You get on the phone with SHIELD, run it all the way to the top if you have to. This could have gone very bad. We have to make sure all these sites are locked down. There's no telling what else is going to come of this. There were two Hyperions. Both were pulled, resurrected from a dead universe. Both were then imprisoned, kept week beyond week without sunlight, and then both rescued. What do you say, fella? Think you can walk your way out of this place? Called to be Titans again. Titans, towering over mortal men and women. Titans, shaping the world into something better. He remembered his father's words. Truth without compromise, thought without error, all the things for the betterment of the whole, and found fault with them. There were two Hyperions, one that lost everything, and one that had everything to gain. Death should mean something. And so should being born again. Okay, we can try. He was the son, and these were the first of his children. तो जैसे ही कैप्टन मार्वल और हाइपीरियन इस इशू के दौरान एम के ऊपर अटैक करते हैं और वहां पे लैंड करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, तो हमें कट टू हाइपीरियन की स्टोरी दिखाई जाती है। हाइपीरियन की स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक दिन उसकी दुनिया का जो आसमान था वो लाल हो जाता है, और वहां पे हमें दिखाई देता है कि एक अर्थ यानी कि हाइपीरियन की अर्थ दूसरे अर्थ से टकराने वाली होती है, जिस दौरान जितने भी हाइपीरियन के साथी सुपर हीरोज थे वो उसका सामना करते हैं, लेकिन एक के बाद एक वो मारे जाते हैं और लास्ट में बचता है हाइपीरियन। हाइपीरियन अपनी स्ट्रेंथ की मदद से दोनों अर्थ को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचता है और पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है सिवाय हाइपीरियन के। फिर हमें दिखता है कि एम के साइंटिस्ट उस बहते हुए यूनिवर्स में यानी कि उस खाली यूनिवर्स में जहां पे हाइपीरियन तैर रहा था उसमें से हाइपीरियन को बाहर निकालते हैं और अपने यूनिवर्स के अंदर लाते हैं, जिसके बाद हमें दोबारा से एम और कैप्टन मार्वल और हाइपीरियन की कॉन्वर्सेशन दिखाई दी जाती है, जहां पे हमें ये पता चलता है कि एम की जो टीम है वो यहाँ पे रिसर्च पर्पस से आई है और वो कोई इलीगल काम नहीं कर रही है, और अगर वो फिर भी इलीगल काम कर रही होती है यहाँ पे तो उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि एम की जो फैसिलिटी है यानी कि एम आइलैंड उसे यूनाइटेड नेशन ने एक नेशन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर किसी भी नेशन के सिटीजन एक तरीके से या फिर डिप्लोमेट्स किसी दूसरी जगह पे जाते हैं यानी कि दूसरे नेशन पे के ऊपर जाते हैं
तो उनके ऊपर कोई थर्ड नेशन अटैक नहीं कर सकता है, उसके सिटीजन या फिर उसका कोई भी मेंबर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक सपोजेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है वहां पे। यानी कि आप एज अ डिप्लोमेट किसी दूसरे नेशन के ऊपर जाते हो तो आप वहां पे टेक्निकली एक इम्यून पर्सन होते हो। लेकिन हाइपीरियन उनसे ये बोलता है कि यूएन से तो वो इम्यून है, बाकी सबसे तो इम्यून है, लेकिन एक गॉड से कैसे इम्यून हो सकते हैं। और वहीं पे हमें थॉर दिखाया जाता है जो कि अपना हैमर पीटता है, लेकिन अचानक से उन्हीं एम साइंटिस्ट के में से किसी एक के पीछे से एक स्पाइडर लाइक लेग हमें बाहर आते हुए दिखता है, और वो सभी एम साइंटिस्ट थॉर को देख के डरने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वायलेंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट पैनल पे ये दिखाई देता है कि वो इंटर्न जिसके ऊपर एम के साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके अंदर से अलग से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जिसका सामना अवेंजर्स की पूरी टीम करती है। लेकिन इन टेंटिकल्स के साथ एक बात ये थी कि इन्हें काटने के बाद ये रीग्रो कर रहे थे, यानी कि इनके पास रीजनरेशन था, जिसपे थॉर अपनी लाइटनिंग उसके ऊपर गिराता है, जिस वजह से वो सारे टेंटिकल जलने लग जाते हैं, और बाकी बचे कुछ टेंटिकल्स को हाइपीरियन अपनी आई बीम्स की मदद से, यानी कि आई लेजर्स की वजह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल एम के एक एजेंट से पूछती है कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो वो बताता है कि वो लोग इन ककून के अंदर में से वायरस का जो सैंपल था उसे निकालते हैं, बेस सीक्वेंसिंग मैटर जिसे कहा जाता है, और वो एक होस्ट के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। और कैप्टन मार्वल से ये पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो बस क्यूरियस है, वो जानना चाहते हैं कि अगर हमने उस वायरस को एक ह्यूमन के अंदर डाला तो क्या इफेक्ट देगा। इसके बाद ब्लैक विडो और कैप्टन मार्वल कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि किस तरीके से ये पूरा एरिया कंटामिनेटेड है, और उन्हें अब ऊपर गवर्नमेंटल अथॉरिटी से बात करनी होगी ताकि इस एम के साथ जो पूरा मैटर है, क्योंकि एम टेक्निकली यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं और उनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो अवेंजर्स उनके साथ इतना कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब बात जो है वो टोनी और शील्ड और उसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उस तक जाती है, और उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि चीजें और खराब हो सकती थी बट वो हैंडल हो जाती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखता है कि एक ककून फट रहा होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हाइपीरियन के साथ आखिर हुआ क्या था। जब हाइपीरियन को एम उसके मरे हुए यूनिवर्स से बाहर निकालती है, तब वो हाइपीरियन को असल में लॉकडाउन रखती है। वहां पे हमें ये पता चलता है कि अब क्योंकि हाइपीरियन की जो जितनी भी एनर्जी होती है वो लाइट की मदद से उसे मिलती है, यानी कि उसे खाने की, पीने की, सोने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो लाइट की मदद से ही पूरे दिन भर काम कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि उसका यूनिवर्स मर चुका था, उसने अपनी एनर्जी जितनी भी थी उस दो अर्थ को अलग अलग करने में लगा दी थी, दो पूरे यूनिवर्सेस को अलग करने में लगा दी थी, तो उसके बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है, और इसी स्टेट में एम उसे उसके यूनिवर्स से बाहर खींचते हैं और उसे इम्प्रिजन कर देते हैं। और उसके बाद हमें दिखता है कि किस तरीके से अवेंजर्स की टीम उसे बचाने के लिए वहां पे आती है, और कैप्टन अपनी मदद का हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि हाइपीरियन उस फटे हुए ककून की तरफ देखता है और वहां पे कुछ सोचने लगता है, और वो फादर के बोले हुए वर्ड्स को याद करता है कि ट्रुथ विदाउट कॉम्प्रोमाइज, थॉट विदाउट एरर, ऑल थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल। लेकिन वो चीजों में फॉल्ट देखता है, यानी कि फादर टेक्निकली एक बहुत ज्यादा हाईली मॉरल पर्सन था, जो कि मोरालिटी को बहुत ऊपर रखता था। उसके लिए थिंग्स वर ओनली ब्लैक और व्हाइट, देयर वाज नो ग्रे इन बिटवीन। लेकिन अब क्योंकि हाइपीरियन दो तरीके से सोचता था, पहला फादर की बताए हुए शब्दों की वजह से, और दूसरा जो तरीका था वो था एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, यानी कि इमोशनली एक्सप्रेसिव होके। तो वहां पे उसे ये पता चलता है कि फादर की इन चीज बोली हुई बातों में एक एरर होता, एक फॉल्ट वो देखता है। हमें ये पता चलता है कि वहां पे थे दो हाइपीरियन, एक हाइपीरियन जिसने सब कुछ खो दिया होता है, यानी कि वो हाइपीरियन जो हमेशा मोरालिटी को और अपने फादर के बताए हुए वर्ड्स को सबसे ऊपर रखता था, और क्योंकि उसका यूनिवर्स बर्बाद हो चुका है, उसके साथ के लोग जा चुके हैं, उसका फादर जा चुका है, तो वो सब चीज खो जाता है। लेकिन दूसरा हाइपीरियन वो था जिसके पास अब पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि अब वो हाइपीरियन एक नया हाइपीरियन है, और वो रिबॉर्न हुआ है यहाँ पे।
जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि उन्हीं ककून के अंदर से कुछ छोटे छोटे बच्चे जैसे क्रिएचर बाहर निकल के आते हैं और वो उन्हें अपने चिल्ड्रन की तरह वहां पे देखने लगता है। यानी कि यहाँ पे टेक्निकली ये हुआ कि पहले हाइपीरियन ने सब कुछ खो दिया और दूसरे हाइपीरियन के पास पानी के लिए अब सब कुछ है। तो अब यहाँ पे से हाइपीरियन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इसके आगे Later. Detaining the AM scientist is going to be a problem, Carol. Let them tell it to the Hague. We couldn't afford anything breaking containment. Something has happened here, and frankly, we were lucky Hyperion found the sixth and final site as quickly as it did, or... Hold on a second, Cap. What are you smirking at? Why shouldn't I be happy? You saved us from those monsters. You got all the 6 sites. Good job, Captain. Good job. Norway. The target should be up right ahead. There. Is that it? Yes, we found it. Send a message to AIM Island. Let them know we found the 7th site. तो हाइपीरियन की स्टोरी कंप्लीट होने के बाद हमें दिखता है कि किस तरीके से अवेंजर्स की टीम एम के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको अपना प्रिजनर बनाती है और उन्हें क्विंजेट आई एम वेरी सॉरी अवेंजर्स की जो जेट था उसकी तरफ ले जाती है। वहां पे हमें ये पता चलता है कि कैरल कैप्टन अमेरिका से बात करती है कि किस तरीके से एम के इन साइंटिस्ट को अप्रहेंड करना, यानी कि प्रिजनर एक तरीके से अपना रखना एक बहुत प्रॉब्लम की चीज हो सकती है, क्योंकि इनके पास एक तरीके की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। बट वहां पे ये भी चीज बताई जाती है कि इन्हें जो है द हेग नाम की एक फैसिलिटी इन सारे सिनेरियो को देखेगी। अब मैं आपको बताता हूँ हेग के बारे में। असल में मार्वल के अंदर द हेग द हाग जिसे कहा जाता है वो एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप सुपर ह्यूमंस और फिर इसी तरीके के बीइंग्स को रखते हो। जनरली आप ये एक तरीके का आप प्रिजन सेल मान सकते हो, एक बहुत बड़ा प्रिजन सेल जहाँ पे ऐसी एंटिटीज को रखा जाता है। कई बार विक्टर वॉन डूम को भी इस जगह पे रखा गया है क्योंकि उसने कई सारी चीजें ऐसी करी थी जो कि डिप्लोमेटिक नहीं थी। तो ये इस पार्ट में हेग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसके बाद हमें दिखता है कि कैप्टन मार्वल नोटिस करते हैं कि एम का एक साइंटिस्ट उनकी तरफ देख के हंसता है जब कैप्टन मार्वल ये बताती है कि उन्होंने सारी की सारी जितनी भी 6 साइट्स थी उनको ठीक से कवर कर लिया है और वहां पे उन सारे कंटामिनेशन जो जोन थे उनको सिक्योर कर लिया है। लेकिन वहां पे एम का साइंटिस्ट उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है और वो कैप्टन मार्वल से डरते हुए बोलता है कि उन्होंने सारी की सारी 6 साइट देख ली हैं। लेकिन हमें नॉर्वे में दिखता है कि एम के साइंटिस्ट वहां पे कुछ कर रहे होते हैं। वो लोग वहां पे उस 7th साइट को भी ढूंढ लेते हैं और वो एक मैसेज भेजते हैं एम आइलैंड की तरफ कि उन्हें 7th साइट मिल चुकी है। अब इसके आगे द सुपर गार्डियन। Super Guardian. Earth's mightiest heroes. इस स्टोरी में है कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन, फैल्कन, स्मैशर, मैनीफोल्ड और हल्क। Outer space. Then Empress, my Empress.
The wheel is broken. The world is lost. Imundra has fallen. Go, Smasher! Warn the earth. You have my vow. I will not fail. I will not fail. Here's something they don't teach you in school, in Iowa or Colorado, or anywhere else on the earth for that matter. Synthetic triplated spectroforms are actually organic constructs. Organic, meaning they are alive. Isn't that something? Huh? Iowa. Then. Hey, Izzy, how'd it look out there? Weird. You're not going to believe what I found in the North Field. There was this. It's gonna have to wait, kid. Your grandfather decided to sabotage the pen. Again. So you have to go play cowboy? Giddy up! And it's getting old. See if you can talk to him. I'll be back later. So, the Farmers Liberation Army strikes again, huh? No idea what you're talking about. You're going to have to stop doing that, Grandpa. Emphysema isn't Alzheimer's, and you're not fooling anyone. I'm dying either way, kiddo. I just don't like things in cages. Fair enough. Then at least try to stop getting caught, so I don't get sucked up in you and Dad's multi-decade trauma. Okay? Here. When your mama died and you came home from school, I know you never planned on staying. It's good that you want to help. But you were studying astronomy. And that other space stuff in Colorado. Doing what you're supposed to be doing. So, you are still here. Sky is clear. I can see the heavens. It's not so bad. I don't regret doing the right thing. Sure, I got some of that. Then you understand, just fine. So why do you keep giving me a hard time about it? Why do you care? I don't like things in cages. Later. Hello, beautiful. What the? Put me on. Okay. Whoa. Guardian type Smasher. Accessing astral archive. Aligning stellar clusters with known universal cartography. Alignment achieved. Accessing Imperial Super Guardian exobase. Stargate data packet stream stabilized. Downloading. Stargate map and access codes. Exo strength. Exo flight. Pentavision. Download successful. Cardsman, do you wish to upgrade? Absolutely. सुपर गार्डियन। तो हमारे नेक्स्ट इशू में हमें उसका नाम दिया जाता है सुपर गार्डियन। इस इशू के दौरान हमें सबसे पहले दिखाया जाता है अवेंजर्स का लोगो, जिसके चारों ओर पे जितने भी मेंबर्स थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। एक तरीके का हिंट होता है कि कौन कौन स्टोरी में इन्वॉल्व होने वाले हैं।
जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, हल्क, वुल्वरीन, फैल्कन, मैनिफोल्ड और स्मैशर हाईलाइटेड हैं और बाकी सारे मेंबर्स ग्रेड आउट रहते हैं। तो सबसे पहले आउटर स्पेस में एक जगह पे बैटल चल रही होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कैरेक्टर यानी कि इमंड्रा हार चुका है। इमंड्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इमंड्रा असल में शियार एम्पायर का एक सोल्जर की तरह होता है, मतलब एक एंटिटी होता है जिसको हम कहते हैं स्मैशर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि शियार एम्पायर के पास जैसे गार्डियंस नाम की एक टीम होती है, वैसे ही उनके पास स्मैशर नाम की भी एक टीम होती है, जो कि उनके हाईली ट्रेन्ड और फिजिकली मॉफ्ड तरीके के एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। हमें ये पता चलता है कि इमंड्रा हार चुका है और वहां पे जो मौजूद एक स्मैशर होता है वो उसे अर्थ की तरफ भेज देते हैं ताकि वो अर्थ को वार्न किया जा सके। लेकिन वो गार्डियन वहां पे से वो स्मैशर वहां पे से अर्थ की तरफ जब आता है तो वो क्रैश कर जाता है और वो वहीं पे गिर के मारा जाता है। जिसके बाद जो उसका मास्क होता है उसमें से एक टुकड़ा बाहर की तरफ गिरता है और हमें ये पता चलता है कि असल में वो टुकड़ा होता है सिंथेटिक ट्राइप्लेटेड स्पेक्ट्राफॉर्म्स, जो कि असल में ऑर्गेनिक चीज होती है। मतलब उस स्मैशर का यानी कि उस सोल्जर का जो मास्क हमें गिरा हुआ नीचे मिलता है वो असल में एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक जिंदा चीज होती है, ना कि किसी तरीके का एक आर्टिफिशियल या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि जिंदा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स या फिर स्टील टाइप एक सब्सटेंस। और वो चीज जो होती है वो जिंदा होने की वजह से उसका एक मास्क का फॉर्म ले लेती है, जिसको एक अननोन वुमेन वहां पे से उठाती है। इसके बाद यूएसए के एक टाउन आयोवा में हमें पता चलता है कि क्या चीजें फोल्ड अप होती हैं। यहाँ पे हमें एक आदमी और एक औरत के बीच की कन्वर्सेशन बताई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम इजी होता है और ये आदमी उसके पिता होते हैं। वहां पे उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है कि किस तरीके से उनके फार्म जो एसोसिएशन होता है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसके बाद उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच ही उसके फादर वहां पे से उस फार्म एसोसिएशन की तरफ जाते हैं, जिसका कॉज हमें पता चलता है कि उसका कॉज इजी के ग्रैंडफादर रहते हैं। उसके ग्रैंडफादर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिसे कोई भी चीज बधी हुई पसंद नहीं आती है, मतलब उसे कोई भी चीज केज में रखना पसंद नहीं आता है और वो इसी की वजह से कभी ना कभी अपनी जो फार्मर्स की एसोसिएशन होती है उसको छेड़ते रहते हैं और उसका ब्लेम वो अपने एल्जाइमर के ऊपर डालते हैं। बट उन्हें एल्जाइमर चीज नहीं होती है। एल्जाइमर एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि विद एज लोगों को होने लगता है, लेकिन नहीं होती है। अब यहाँ पे हमें इजी और उनके ग्रैंडफादर के बीच में कॉन्वर्सेशन पता लगती है कि किस तरीके से इजी की जो मदर थी उसकी डेथ हो जाती है जब वो बहुत छोटी होती है और उसके बाद इजी का जो इंटरेस्ट था वो स्पेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि रात के समय जब इजी अपने टेलीस्कोप के पास आसमान को देख रही होती है, उसी के दौरान वो जो मास्क का टुकड़ा उससे पहले फार्म में मिला होता है वो ग्लो करने लगता है और जैसे ही इजी उस मास्क के टुकड़े को अपने ऊपर लगाती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ स्मैशर। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि उस मास्क के अंदर जो मौजूद एआई होता है वो इजी को गाइड कर रहा होता है टू अ सर्टेन लोकेशन। उस पूरी लोकेशन के का जो कार्टोग्राफिक मैप होता है, ये कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि आपको अगर एक जगह पे नेविगेशन के लिए चाहिए होता है कोई चीज, मतलब आपको एक जगह पे जाना है तो उस तक के जो पूरा मैप बनाने की प्रोसेस होती है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो वो जो एआई उसके अंदर मौजूद होता है वो कार्टोग्राफी करके एक मैप का फॉर्मेशन करता है, उसे डाउनलोड करता है उस पाथ को और इजी को बताता है कि क्या वो अपग्रेड करना चाहती है या नहीं। जिसके दौरान इजी उससे कहती है एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल। अब इसके आगे पढ़ो, चलो पढ़ता हूँ। ये वाह! No, that's more like it. Broadcasting priority signal. Airy prime. Decloaking. What is that? Non-commercial stealth-grade Stargate. Secretly placed in this non-imperial system. Categorized as strategically significant. Stargate?
an egress for the Shi'ar interstellar transportation network, in this case, to the Shi'ar homeworld. Shandilar. This is another planet. That's a freaking alien planet. Holy ferd. I'm going to be the first human being to set foot on a incorrect. Many humans have been to Shandilar. You, however, are the first human subguardian in the history of the Empire. I don't know what that means. While possessing formidable assets of a traditional variety, the Shi'ar Empire's greatest military asset is its Imperial Guard defense structure. Hundreds of worlds produce thousands of candidates, subguardians of various types: Mantas, Starbolts, War Stars, Smashers. Wait, Smasher? You mean like me? Yes, there are currently 43 Smasher class subguardians preparing for the chance to one day join the most elite fighting force in the known universe, the Imperial Guard. Okay, and if I am a subguardian, what are they called? Super Guardians. Avengers Tower. Now, Blackwell? Blackwell. Blackwell. Okay. It's not the steam engine, but it is what we call civilized men call progress. Excuse me, Mr. Stark. We don't mean to interrupt, but whatever it is you are doing, but Sam, Bobby, get in here. Look at this. Adam and I were able to formalize the characters in his alphabet, and from that, I've been able to create a conversion system that syncs up with his speech. We have just had our first breakthrough. It's his name, Blackwell. That's really impressive, sir. Right. You wanted something else? We are looking for Izzy and Eden, and when we couldn't find them, we tried using the where is function on the Avengers machine, but I can't believe the two of you missed all the commotion this morning. Imperial alerts, threat to the Empire, general hysteria. Anyway, of course, they didn't show up on the Finder. Why is that? Sam, they're in another galaxy. The Shi'ar Galactic Rim. Now. Warstar is down, Oracle. Is Smasher? Kalin's gone, Manta. We have to. Aye. Shara and Kiteri, save us. Sentient drones. Look up and prepare yourselves for the battle. कौन सा पेज है तुम्हारा? Wait.
अरे सॉरी सॉरी, मेरा दूसरा पेज हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हु? My exospecs picked up your intergalactic alert. Super Guardian, Broken Frontier, came as quickly as I could. I brought reinforcements. Oracle, the Avengers. Although it looks like we are too late to be needed for anything, but mop up duty. What's an Imperial Guard unit doing getting rolled by a bunch of sleazy normal type attack drones? You think the guard was beaten by this rabble, Wolverine? You humans and your tiny sphere of influence. Look up! Look up and prepare yourselves for battle. Oh boy. Looks like around 20 heavy cruisers and countless support ships outnumbering the 4 remaining Shi'ar super destroyers. Okay, that sounds pretty bad. Really bad. Then maybe you should run. Would you mind holding these for me? Okay, sure. Most of the technology is hundreds of thousands of years beyond what we have on Earth. That's saying nothing of the cumulative influence of those thousands of worlds that make up the Empire. I would never run, but how do we even fight something like this? I mean, when facing an endless alien armada, what's a Smasher to do? Smash! Well, alright. Falcon, give Wolverine and myself some air support while we will engage the ground troops. Will do. What do you need me to do, Captain? Well, you can move things from one place to another, right, Manifold? What happens if you move one of those ships inside another ship? Bad things, sir. Then get busy, son. Bad things are exactly what I want to see. Here's something else they don't teach in you in school in Iowa or Colorado. तो लास्ट टाइम जब इजी को वो ग्लासेस मिलते हैं और वो उन ग्लासेस को पहनती है और उसके बाद वो एक सूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक सुपर हीरो टाइप बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि उन ग्लासेस ने एक नेविगेशन सेट किया होता है एक सर्टेन जगह के लिए, और वहां पे इजी उन ग्लासेस की मदद से उड़ने लगती है और वो सूट पहन के वो बाहर चली जाती है, जहां पे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के ऊपर ही कुछ ही दूर पे एक डिवाइस ओपन होता है, यानी कि डीक्लोक होता है, और हमें ये पता चलता है कि वो एक स्टारगेट होता है। स्टारगेट का मतलब जनरली स्टारगेट एक तरीके के इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल करने के मीडियम होते हैं जो कि शियार एम्पायर यूज करता है, मतलब वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे यूनिवर्स पे, जिससे वो अपना टेलीपोर्ट टाइम बचाते हैं। तो इसी स्टारगेट की मदद से इजी जो होती है वो शियार एम्पायर के होम वर्ल्ड यानी कि शैंडिलार में आ जाती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इजी ये सोचती है कि शैंडिलार पे पहुंचने वाली वो सबसे पहली ह्यूमन होती है, बट उसके अंदर के जो सूट का एआई होता है वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ह्यूमन शैंडिलार पे आ चुके हैं, लेकिन वो पहली सब गार्डियंस होगी ह्यूमन फॉर्म में जो कि इस प्लेनेट पे आई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सब गार्डियन होते क्या है। हमें ये पता चलता है कि
जो शियार एम्पायर होता है वो अपने इंपीरियल गार्ड डिफेंस स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। इंपीरियल गार्ड डिफेंस स्ट्रक्चर में सबसे बेस लेवल पे जो होते हैं वो होते हैं सब गार्डियन, यानी कि ऐसी फोर्स जो उनकी मिलिट्री फोर्स के तौर पे काम करती है। और सब गार्डियन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, मेंटास, स्टार बोल्ट्स, वॉर स्टार्स और स्मैशर्स। अब इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत से वर्ल्ड अपने अपने कैंडिडेट्स बाहर भेजते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि करेंटली 43 स्मैशर क्लास के सब गार्डियन है जो कि अपना चांस प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे बड़ी फोर्स जो यूनिवर्स में मौजूद है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, और वो होते हैं द इंपीरियल गार्ड। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इजी जैसे जो बींग्स होते हैं अगर उन्हें सब गार्डियन कहा जाता है, तो जो इंपीरियल गार्ड में मौजूद लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर गार्डियंस, जिसमें हमें दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो कि इजी के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद अवेंजर्स टावर में करेंटली, यानी कि मार्स से वापस आने के बाद हमें अवेंजर्स की स्थिति दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि टोनी उस ह्यूमन के साथ जिसको नाम दिया गया था एडम बाय एक्स नाहिलस और अबिस, तो हमें ये पता चलता है कि टोनी और उसने मिलके अपनी जो लैंग्वेज थी वो शेयर कर ली है, और वहां पे टोनी को एक मेथड मिल चुका होता है उसकी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने का, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उसका नाम ब्लैक व्हेल होता है। इसके बाद टोनी यही चीज वहां पे मौजूद सैम और बॉबी को भी दिखाता है कि उसे ये पता चल चुका है कि एक तरीका मिल चुका है उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि असल में इजी और मैनिफोल्ड यहाँ से गायब है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरी गैलेक्सी में मौजूद हैं। इसके बाद शियार गैलेक्टिक रिम के एक गैलेक्सी में एक प्लैनेट में हमें कुछ बैटल होते हुए देती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वहां पे मौजूद जो टीम होती है वो बुरी तरीके से हार रही होती है, और वहां पे डेथ्स भी काफी सारी होती हैं। और हमें ऊपर दिखाई जाते हैं कई सारे शियार डिस्ट्रॉयर्स, और उसके साथ ही साथ जो एनिमी डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो भी, जो कि होते हैं सिंचिएंट ड्रोन्स। लेकिन एकदम से वो ड्रोन्स काफी सारे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जिसके पीछे से हमें दिखता है कि अवेंजर्स की जो टीम होती है वो वहां पे मौजूद हो जाती है, यानी कि वो सारे लोग वहीं पे आ जाते हैं। और वो उनका जो ये सिग्नल था वो लिया होता है इजी ने, और इजी मैनीफोल्ड की मदद से पूरी अवेंजर्स की टीम को वहां पे लेके आ जाती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि वहां पे कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, मैनीफोल्ड, वुल्वरीन, फैल्कन और इजी खुद आए होते हैं, जिसके बाद वहां पे उनका रीइंफोर्समेंट पूरी तरीके से तैयार होने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वहां पे कई सारे बैटल शिप्स होते हैं और कई सारे बैटल ड्रोन्स भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पे जो इंपीरियल गार्ड हारी होती है वो कोई छोटी मोटी फोर्स से नहीं बल्कि सबसे बड़ी फोर्सेस से आ रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर बैनर वहां पे इजी के बगल में खड़े होके उन्हें काउंट कर रहे होते हैं कि वो कितने मौजूद होंगे वहां पे लगभग, और वो इजी को बताते हैं कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि स्मैशर का काम नहीं है ये चीज, तो उसके हिसाब से वो यहाँ से हट भी सकती है और इस चीज को छोड़ सकती है। और इजी पूछती है कि अब यहाँ पे एक स्मैशर को क्या करना चाहिए, तो वो उसी दौरान डॉक्टर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर उससे कहते हैं स्मैश। जिसके बाद इजी भी तैयार हो जाती है और बाकी सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका एक प्लान बनाते हैं और वो मैनीफोल्ड को कहते हैं कि वो, क्योंकि टेलीपोर्ट कर सकता है चीजों को और खुद भी वहां पे से टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक शिप को दूसरी शिप के अंदर टेलीपोर्ट करके देखे और ये देखे कि उससे होता क्या है। और इसके बाद वहां पे हमें पता चलता है कि फुल स्केल की बैटल चालू हो चुकी होती है, और लास्ट में हमें नरेशन मिलता है कि यही चीजें हैं जो कि आयोवा और कोलोराडो में नहीं सिखाई जाती हैं। अब इसके आगे Then, my God, in the deep, dark corners of the universe, they measure the passage of time in millions of years, swim in the infinite too long, and you forget what solid ground feels like. You lose your anchor to here and now. If you're not careful, life simply leaves you behind. It just moves on past you. Hey, Dad. Busy. It's been a month.
Where have you been? I've been so... I've... Oh, thank God. You're not going to believe. You're not going to believe if I tell you, Dad. Try me. Space. Dad, I've been in space. I joined this group of alien... You know what? Never mind. I was in space. Space? I thought he was crazy. I thought he was crazy my entire life. But he said, you went off, flying off towards the heavens, and I didn't believe him. Crazy old man. Dad? Where is Grandpa? Now. Smash! Don't let up! Spectra form superheated. Continued use of pentavision will result in permanent retina damage. Switching to extra strength. Upgrading gauntlet. Grading. Subguardian, if you continue at this rate, the deplete. Would you shut up? Alert. Subguardian. I thought I said Magister Supercast. Subguardian channel. Magister. Congratulations, Subguardian. You have held the line. Victory codes transmitted. Victory codes received. Gladiator, Magister. Lux is here. The Empire is here. The Guard is here. Later. We will be leaving soon, Oracle. The threat has been extinguished. The system has been cleared. But first, we must follow the forms. Which one was it? The human smasher type. Ah. On your knees, Subguardian. Isabel Kane, human of Earth. It seems that after today, we are lacking an elite class of your designation on the Guard. Are you the smasher the Empire is looking for? Yes, Magister. I am. Then rise, Imperial. Rise. A super guardian. Would you look at that? You're the first human member of the Imperial Guard, is he? Look at you. Back from Pluto. You don't look so bad, Grandpa.
That made things sound much worse than. Grandpa? Grandpa, are you? Don't fuzz. It is what it is. Here, good friend, give this to me. And I want you to have it. I want you to use it. I don't understand. What? Listen close, Izzy. You got something special in you. Something passed down from one generation to the next. You have got a birthright. One you didn't even know about. I'm not gonna be around much longer. So, I want you to remember something. Okay, Grandpa, I will. Heroes make others believe they can do great things. Heroes make heroes. Now, turn that card over. And promise me no more cages. The old man would be proud. Chandilar. We lost the entire frontier armada. I demand answers. Well, he's broken. And? Success, Magister. His mind torn asunder. There was no secret he could keep me from. Tell me then, what weakness did they see, Oracle? What emboldened them to think this empire would tolerate an invasion? I'm sorry, Magister, but what I learned, this wasn't what it seemed. They weren't invading us, Gladiator. They were running from something. They were running from someone. तो लास्ट टाइम हम जब देखते हैं इजी को कि वो अवेंजर्स की बाकी की टीम को वहां पे हेल्प के लिए उस अरमाडा के पास ले आती है मैनिफोल्ड की मदद से, और उसके बाद हमें ये दिखता है कि किस तरीके से वहां पे इजी अपने फादर के पास वापस लौट चुकी है, और वो अपने फादर को वहां पे ये बताती है कि उसने वो स्पेस में गई, उसने वहां पे एक एलियंस के ग्रुप को ज्वाइन किया, और किस तरीके से उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसकी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। और इजी के फादर उसको बताते हैं कि किस तरीके से उसके दादाजी ने जब उन्हें बताया कि वो हेवंस की तरफ जा रही है तो उन्होंने समझा कि ये आदमी पागल हो चुका है। जिसके बाद इजी और उसके फादर उसके ग्रैंडफादर के ऊपर एक क्वेश्चन पे एक मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से अवेंजर्स की टीम करेंट टाइम पे इजी के साथ मिलके उस अरमाडा को हरा रही होती है, जहां पे हमें ये पता चलता है कि इजी का सूट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जितनी भी एबिलिटीज होती है उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं करने देता है। लेकिन उसी दौरान इजी को एक मैसेज आता है फ्रॉम समवन इम्पोर्टेंट, वो होता है मैजिस्टर सुपर गार्डियन चैनल में, और मैजिस्टर की बात सुनते ही उसी दौरान इसी पलट के पीछे देखती है और हमें दिखता है कि वहां पे जो सुपर गार्डियंस की टीम होती है वो वापस आ जाती है और उनके आने की वजह से वो लोग वहां पे वो बैटल जीत जाते हैं। जिसके बाद
हमें ये दिखता है कि उसमें से एक सुपर गार्डियन जो कि मैजिस्टर होता है, जिसको कहा जाता है ग्लैडिएटर, वो वहां पे इजी से पूछता है कि क्या तुम वही सब गार्डियन हो जिसकी एम्पायर तलाश कर रहा है। तो इजी बताती है कि हाँ, वो वही है। और उसके बाद ग्लैडिएटर वहां पे सम्मानित करते हुए इजी को एक सुपर गार्डियन बना देता है, यानी कि अपनी ही रैंक्स में ले आता है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका भी खुश होकर ये कहते हैं कि इजी सबसे पहली ह्यूमन सुपर गार्डियन बनी है। जिसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है कि किस तरीके से इजी के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, और वो वहां पे इजी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या प्लूटो से वापस आ गई। तो इजी बताती है हाँ। और इसके बाद उसके ग्रैंडपा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवील करते हैं। वो रिवील करते हैं एक कार्ड को, एक नोट जिसके पीछे लिखा होता है, डैन, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े या फिर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, फ्रॉम स्टीव। और वहां पे इजी कुछ नहीं समझती है कि ये हो क्या रहा है, बट ग्रैंडपा उसे ये बताते हैं कि उसके पास कुछ स्पेशल है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन उस पास हुआ है। अब क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उतने समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो उसे इजी को एक हीरो बनने के लिए कहते हैं, और यानी कि केजेस नहीं होने चाहिए जहां पे। और वो जैसे कार्ड पलटती है तो उसके पीछे हमें दिखता है अवेंजर्स का सिंबल। और उसी समय कैप्टन अमेरिका उससे कहते हैं कि ओल्ड मैन काफी खुश होंगे। उसी दौरान शैंडेलार यानी कि शियार एम्पायर के होम प्लेनेट पे हमें दिखता है कि किस तरीके से जो सुपर गार्डन की टीम होती है वो अरमाडा में से मिले हुए एक इंसान के ऊपर, सॉरी, एक एलियन के ऊपर कुछ कर रही होती है। वहां पे हमें ये पता चलता है कि सुपर गार्डन की एक मेंबर ओरेकल उस एलियन का दिमाग पढ़ती है, और इसी पढ़ने के दौरान उसका दिमाग बर्बाद हो जाता है। और उन्हें ये पता चलता है कि असल में वो अरमाडा शियार एम्पायर के ऊपर तो कभी अटैक ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो बच के भाग रहा था। वो बच के भाग रहा था एक सर्टेन समवन से, जिसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। यानी वर्ल्ड लीडर में। तो अभी के लिए ये इशू इतना कल ही कर काफी। लेते हैं। हाँ, वर्ल्ड लीडर से कल से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके आगे काफी सारी डिटेल रहेंगी। हाँ, ये न्यू एवेंजर्स का पैनल है ना। यस यस। तो मैं आप सभी को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने फिलहाल शुरुआत में हाइपीरियन की स्टोरी देखी कि किस तरीके से हाइपीरियन मिला था सबको, और हाइपीरियन किस तरीके से अपनी अर्थ से हमारी नॉर्मल अर्थ में आया था, एम को मिला था वो। और एम के साथ ही अवेंजर्स की वहां पे बातचीत होती है, और ये पता चलता है कि असल में 6 बॉम्ब नहीं बल्कि 7 बॉम्ब गिरे थे, जो कि एक नॉर्वे में गिरा था, और वहां पे एम को कुछ एक स्पेशल चीज मिली है। जिस बार हमें इजी की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक स्मैशर होती है। स्मैशर एक तरीके के सब गार्डियन टीम होती है जो कि शियार एम्पायर को बिलोंग करती है। और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से इजी का बैकग्राउंड रहा है। इजी की मदर नहीं थी, इजी को उसके फादर और ग्रैंडफादर ने पाला होता है। उसके ग्रैंडफादर को केजेस पसंद नहीं होती है, मतलब लॉक्ड रह के रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और इजी को जब वो सुपर गार्डियन का, सॉरी, स्मैशर का टेक मिलता है, तो वो किस तरीके से शैंडलर, जो उनका प्लेनेट होता है शियर एम्पायर का, वहां पहुंच जाती है, और उसे पता चलता है कि किस तरीके से वहां चीजें काम करती हैं। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि टोनी स्टार्क और ईडन यहाँ, सॉरी, एडम यहाँ पे मिलके उस एडम की लैंग्वेज को डिकोड कर चुके हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से शियार एम्पायर के ऊपर एक अटैक हो रहा था अरमाडा के थ्रू एक, और वहां पे अवेंजर्स की टीम टेलीपोर्ट होती है विद एवरीवन स्मैशर सभी के साथ मिलके। और वहां पे हमें ये दिखता है कि किस तरीके से जो स्मैशर होती है करंट, वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करती है और उस अरमाडा को डिफीट करने में हेल्प करती है, जहाँ पे इजी को बाद में जाके एक सब गार्डियन से सुपर गार्डियन में बना दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट रिवील होता है। ये रिवील होता है कि असल में जो इजी के ग्रैंडफादर थे वो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को जानते थे, और वहां पे वो किसी एक सीक्रेट कोड फाउंडेशन का एक पार्ट रह चुके थे, इसीलिए उनके पास में वो अवेंजर्स का कार्ड होता है जो वो इजी को देते थे। इसी वजह से कैप्टन अमेरिका इजी को जानते थे, उन्होंने इसीलिए वो लाइन बोली होती है कि वो ओल्ड मैन काफी खुश होंगे। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है
एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो अर्माडा जिसने सपोजिटली शियार एम्पायर के ऊपर हमला किया होता है, ये हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ये किसी चीज से डर के भाग रहे थे, और एक सर्टेन समवन से, जिसका पता हमें आगे आने वाले इश्यूज में चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आज हम यही इश्यू तक कवर करते हैं। अगला इश्यू जो होगा वो होगा वर्ल्डेटर, जहाँ से हम नई चीजें, नई बातें और नए कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो सभी का अभी तक फॉलो करने के लिए थैंक यू, और आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसे। थैंक यू।